हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे, ये आपका सेकंड पार्ट है मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन का। इससे पहले अगर इसका आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसका फर्स्ट टॉपिक दे रखा है, यूज ऑफ प्रीफिक्स विद अ यूनिट। मीन्स अगर आपके पास लार्ज मेजरमेंट दे रखे हैं या फिर आपके पास स्मॉल मेजरमेंट दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको यूनिट के साथ प्रीफिक्स का यूज़ करना होता है। यूनिट के साथ किसका यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास मान लो लार्ज मेजरमेंट दे रखे हैं या फिर आपके पास स्मॉल मेजरमेंट दे रखे हैं तो कहाँ पर कौन से प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले बात करेंगे लार्ज मेजरमेंट की। तो लार्ज मेजरमेंट में यहाँ पर इसकी टेबल दे रखी है कि कौन से प्रीफिक्स हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले दे रखा है डेका, मीन्स 1 डेका। इसका यहाँ पर मीनिंग भी दे रखा है और सिंबल भी दे रखा है। सिंबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये इस बात को अगेन बोलता हूँ कि सिंबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी कर लेना है, क्योंकि सिंबल ही आपके क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में ये आपको मिलते हैं। तो दे रखा, मान लो आपको दे रखा है 1 डेका मीटर। 1 डेका मीटर में क्या होगा, यहाँ पर मीनिंग दे रखा है, मीन्स 10 आपका मीटर होगा। यहाँ पर इसका मीनिंग दे रखा है। सेम ऐसे सेकंड भी दे रखा है, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, ये सारे यहाँ पर आपको दे रखे। लास्ट की मैंने 4 मार्क कर रखे। क्यों कर रखे? क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ में ये कन्फ्यूजिंग भी रहते हैं। बच्चे इनको याद नहीं करते कि नहीं ये नहीं आएंगे, लेकिन मान लो कभी आ गया तो ठीक है, कि इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद भी कर लेना है। और इसकी कोई प्रॉपर ट्रिक तो है नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किलो से जब आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1 किलो में क्या होता है, 10 की पावर 3 होते हैं। तो जब आप किलो से स्टार्ट करेंगे और योटा तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? योटा तक। ठीक है, ये आपका दे रखा है पेटा, एक्जा, जेटा एंड योटा। जब आप योटा तक जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 3 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? 3 का। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। यहाँ पर किसका डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। तो इस तरह से इनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करके इनको याद कर सकते हैं। यहाँ पर इनको लिख लीजिएगा, साथ में फिर लिख सकते हैं आप किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्जा, जेटा, योटा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर है? ये तो थे प्रीफिक्स इसके लिए, लार्ज मेजरमेंट के लिए। अब बात करते हैं स्मॉल मेजरमेंट की। तो स्मॉल मेजरमेंट में कौन कौन से प्रीफिक्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं? सबसे पहले आपको दे रखा है डेसी, सेंटी, फिर इसके बाद मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। इस तरह से आपको ये दे रखे हैं। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी मैंने 4 लास्ट के मार्क किए हैं। फेमटो, फेमटो को फर्मी, कहीं कहीं आपको फर्मी भी लिखा मिल जाएगा। 1 फर्मी में क्या होता है? 10 की पावर -15 होते हैं। क्लियर है? एटो, जेप्टो एंड ईओटो, ये सारे आपके जो इसके मीनिंग है वो भी आपको दे रखे हैं। सेम जैसे मैंने पीछे भी बताया था, जब आप मिली से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है, मिली से लेकर ईओटा तक, जो आपका ईओटो है वहाँ तक आपका क्या है, 3 का डिफरेंस है। देख सकते हैं आप, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 सॉरी। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, 3 का डिफरेंस। इस तरह से इनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे सिंबल, जो कि किसके सिंबल हैं? प्रीफिक्स के हैं, स्मॉल मेजरमेंट के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब जो आपकी लेंथ की यूनिट है उनकी बात करेंगे। ये तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा यूनिट लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है? मीटर ही होती है। अब इसको कब डिफाइन किया गया, कब डिफाइन किया, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो डेफिनेशन है यही आपको याद रखनी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भी कोई आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी, इसी को आपको याद करना है। इसको सबसे पहले इनिशियली डिफाइन किया गया 80-89 में। इसको कब डिफाइन किया गया? 80-89 में डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया? कि एक एलॉय की रॉड ली, जो कि किसकी बनी हुई थी? प्लेटिनम और इरेडियम की बनी हुई थी, जिसमें कि 90% प्लेटिनम था और 10% इरेडियम था। मान लो ये रॉड है, ठीक है, इस पर मार्क किए गए 2 मार्क किए गए। ठीक है, 2 इस पर मार्क किए गए। जो मार्क किए गए इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसी को बोला गया 1 मीटर। क्या बोला गया? इसको 1 मीटर बोला गया। क्लियर है? किसकी रॉड थी ये एलॉय की है। किस एलॉय की बनी हुई है? प्लेटिनम एंड इरिडियम की ये बनी हुई थी। और इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। कहाँ पर रखा गया? पेरिस के पास एक जगह है सेवर्स। पेरिस के पास एक जगह है, एक प्लेस है सेवर्स, जिसको बोला जाता है सेवर्स। वहाँ पर क्या है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। यहीं पे इसको क्या किया गया, रखा गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, क्लियर है? तो इसको आपको याद रखना है। और सबसे पहले इसको डिफाइन किया गया था, कब किया गया था? 1889 में। ये तो इसकी डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसको अगेन रीडिफाइन किया गया, कई बार इसको रीडिफाइन किया गया। जैसे कि 1996 में इसको रीडिफाइन किया गया था इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के टर्म में इसको डिफाइन किया गया था। इसके बाद 1983 में इसको रीडिफाइन किया गया इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो डेफिनेशंस आपको दे रखी हैं ये आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इनको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी भी नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना, अगर आप इनको याद करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिट्स दे रखी हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना है क्योंकि कभी नहीं आएंगे ये। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। देखिएगा, अब बात करते हैं सब यूनिट्स ऑफ मीटर।
सब यूनिट की बात करते हैं, जैसे कि अगर आपको स्मॉल कोई भी आपको स्मॉल लेंथ दे रखी है, उसको आपको मेजर करना है, ठीक है। तो मीटर तो काफ़ी बड़ी यूनिट हो जाएगी उसके हिसाब से, तो आपको क्या करना होता है, सब यूनिट का यूज़ करना होता है। अब सब यूनिट कौन कौन सी होती हैं, जैसे सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, माइक्रोन हो गया, या फिर नैनोमीटर हो गया, ये आपकी क्या है, सब यूनिट्स हैं, जो कि स्मॉल लेंथ के लिए, अगर आपको स्मॉल लेंथ मेजर करना है तो उसके लिए इनका यूज़ किया जाता है। क्लियर है। जैसे दे रखा सेंटीमीटर, आपको ये तो पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने आपके मीटर होते हैं, या फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में आपके क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। बात करते हैं मिलीमीटर की, ठीक है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर में निकाल सकते हैं आप। क्लियर है। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं माइक्रोमीटर या माइक्रोन। यहाँ भी आपने देखा था, कहाँ पर देखा था, ये माइक्रो, ठीक है। 1 माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर, माइक्रोन भी बोला जाता है इसको, तो आप याद रख लीजिएगा। तो 1 माइक्रोमीटर में क्या होता है आपका 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये सब यूनिट है किसकी, मीटर की। अब नेक्स्ट दे रखी है नैनोमीटर, नैनो भी यहाँ पर दे रखा है। 1 नैनोमीटर में क्या होता है 10⁻⁹ मीटर होते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपकी क्या है, सब यूनिट्स हैं मीटर की, जो कि स्मॉल लेंथ के लिए, जब आप स्मॉल लेंथ मेजर कर रहे हैं वहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल यूनिट ऑफ लेंथ। तो मल्टीपल यूनिट ऑफ लेंथ की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि लार्ज अगर आपको लेंथ मेजर करना है, लार्ज लेंथ आपको मेजर करना है, तो वहाँ पर जो मीटर होगी आपकी बहुत छोटी यूनिट हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, बड़ी यूनिट का यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हम लोग लार्ज यूनिट यूज़ करते हैं, जो मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर होती है, उसको हम बोलते हैं किलोमीटर। तो किलोमीटर का ही हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको बोला जाता है मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर। क्लियर है। तो किसका यूज़ करते हैं, किलोमीटर का। 1 किलोमीटर में आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ। ये आपकी क्या होती है, बिगर यूनिट होती हैं। बिगर यूनिट का मतलब है कि अगर आपको हेवनली बॉडीज दे रखी हैं, क्या दे रखी है, हेवनली बॉडीज आपको दे रखी हैं। तो हेवनली बॉडीज आपको दे रखी है, जैसे कि स्टार्स हो गए या फिर प्लानिट, आपके प्लानिट्स हो गए, उनके बीच की आपकी डिस्टेंस पता करना है। उनके बीच की आपको क्या करना है, डिस्टेंस पता करना है। तो किलोमीटर क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। किलोमीटर का मतलब क्या है, बहुत छोटी हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो बिगर यूनिट्स हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा, जिनको नॉन मैट्रिक यूनिट बोला जाता है लेंथ की। कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट होती है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड सेकंड आपकी होती है लाइट ईयर, एंड थर्ड आपकी होती है पारसेक। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके तीनों पॉइंट हैं, आपको याद कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये आपकी डिस्टेंस होती है किसके बीच की, ये आपकी मीन डिस्टेंस होती है, सॉरी, ये आपकी क्या होती है, मीन डिस्टेंस होती है किसके बीच में, अर्थ और सन के बीच की, ठीक है। अर्थ और सन के बीच की जो आपकी मीन डिस्टेंस है, उसी को बोला जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है। अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.496 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, कहीं पे लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, और इनको रट डालिएगा, बिल्कुल याद कर डालिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी इधर उधर मत करिएगा, तीनों के तीनों यूनिट को आप याद कर डालिए, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, 1.496 10 की पावर 11 मीटर। क्लियर है। अब बात करते हैं लाइट ईयर। देखिए लाइट ईयर थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजिंग रहता है। जैसे लाइट ईयर मतलब ईयर आ रहा है, इसका मतलब कोई सोचेगा अरे कोई नहीं, ये तो ईयर साल है ना, ईयर हो सकता है, ईयर होगा, लेकिन नहीं, ये क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर है। ये डिस्टेंस है, किसकी डिस्टेंस है, 1 लाइट ईयर को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो 1 लाइट ईयर क्या होती है, जो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट। लाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है किसमें, वैक्यूम में कर रही है, इन 1 ईयर, एक साल में, 1 ईयर में जो लाइट ट्रैवल कर रही है वैक्यूम के अंदर, जो लाइट ट्रैवल कर रही है, कितनी ट्रैवल करी, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, इसी को बोला जाता है लाइट ईयर। क्लियर है। तो एक बार और बताता हूँ, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 ईयर में जो लाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में, उसी को बोला जाता है 1 लाइट ईयर। क्लियर है। 1 लाइट ईयर किसको बोला जाता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। क्लियर है। अब बात करते हैं कैसे निकालेंगे। अगर बात करते हैं, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम पर मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड किसकी होगी, लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और टाइम की बात करेंगे तो 1 ईयर हो रहा, 1 ईयर को आप सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 360/24 × 60 सेकंड में आ जाएगा। तो इस तरह से जब आप निकालेंगे तो मीटर वाली याद करनी है आपको, किसकी याद करनी है, मीटर, आपको मीटर वाली याद करनी है, ये वाली। यहाँ पर आपकी क्या थी, ये भी मीटर में थी। तो 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं आपके, 9.46 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर होते हैं आपके। क्लियर है।
तो ये आपको एस्ट्रोनॉम का यूनिट भी याद करनी है और आपको लाइट ईयर भी याद करनी है। अब बात करते हैं कि 1 लाइट ईयर आपको दे रखा है, मान लो 1 लाइट मिनट दे रखा हो और 1 लाइट सेकंड दे रखा हो, तो कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर आपका ईयर था तो आपने पूरे ईयर का टाइम रख दिया, यहाँ पर मिनट दे रखा है तो आप 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 सेकंड रख दीजिएगा, और सेकंड की बात करेंगे तो 1 सेकंड रख दीजिएगा, तो वही सेम हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है 1 लाइट ईयर, ठीक है। 1 लाइट ईयर और 1 लाइट मिनट या फिर 1 लाइट सेकंड, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पार्सेक। पार्सेक क्या होता है समझिएगा। पार्सेक, पार्सेक को समझने से पहले थोड़ा सा मैं इसका एक फिगर है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फिगर इसका देखिएगा, ये दे रखा है, ठीक है। ये आपका फिगर दे रखा है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है कि ये कोई आपका स्टार है, नियरेस्ट स्टार है आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, जो ब्लू कलर दे रखा है, जो आपका वो आपका जो आपका सर्कल बना हुआ है, ये आपका क्या है, ब्लू कलर का आपका अर्थ है, और ये आपका जो यहाँ पर येलो कलर है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका सन है, ठीक है, आपका सन है। अब देखिएगा कि जो आपकी अर्थ है वो क्या कर रही है, सन के चारों तरफ आपका रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो देखिएगा कि इसके जो बीच की डिस्टेंस है ये वाली, इसको बोला जाता है मेजर एक्सेस। इसको क्या बोला जाता है, मेजर एक्सेस बोला जाता है। और अगर कोई आपका नियरेस्ट सन है, मान लो इसके बीच की हमको डिस्टेंस पता करनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस, उसको बोला जाता है पार्सेक। ये क्या आपका पार्सेक है। क्लियर है, ये आपका पार्सेक है। और यहाँ से सन से लेकर जो आपका अर्थ है, जो आपका अर्थ, इसके बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है AU, मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। और ये जो एंगल है आपका, ये वाला, इसके बीच का जो एंगल है, इसको बोला जाता है पैरेलैक्स एंगल। क्या बोला जाता है इसको, पैरेलैक्स एंगल बोला जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पैरेलैक्स एंगल, या 1 आर्क सेकंड, इस तरह से इसको भी बोला जाता है। अब देखिएगा कि आपने देखा होगा, पहले आपने इसके बारे में पता होगा, जैसे कि मान लो ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल का आर्क है, मान लो आर्क है, ठीक है, ये आपकी रेडियस है, और ये आपका क्या है, कोई भी एंगल है, और ये आपका आर्क है। तो आर्क को अगर निकालना होता तो आर्क इक्वल टू क्या होता है, आपका रेडियस इंटू जो आपका एंगल होता कि नहीं होता है, यही होता है। आर्क को निकालना होगा तो क्या होगा, रेडियस इंटू जो आपका उसके बीच में जो एंगल आपका बन रहा हो, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर्क की जो लेंथ वो निकल आती है। तो यहाँ पर भी ये जो आर्क है आपका, ये आर्क है, देखिए बहुत कम डिस्टेंस है, आप ये मत देखिएगा कि ये तो डिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, जब बहुत मतलब कम डिस्टेंस होती है तो इसको इक्वल मान लेते हैं, तो आर्क आपका निकल आएगा। यहाँ से जो आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो आपकी निकल आएगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हो जाएगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हो जाएगी आपकी पार्सेक, और मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, जो आपका पैरेलैक्स एंगल है, जो आपका पैरेलैक्स एंगल, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, जो आपका पैरेलैक्स एंगल दे रखा हो। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको रिलेट करके इसको याद करना है। अब चलते हैं अपनी पुरानी जो डेफिनेशन है उस वाले पार्ट पर, देखिएगा। तो दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 पार्सेक क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू क्या होगा, 1 पार्सेक इंटू 1 सेकेंड होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पार्सेक आपका निकल आएगा। यहाँ से क्या निकल आएगा, आर्क लेंथ अपॉन एंगल इन रेडियन। एंगल आपका किस में होगा, रेडियन में होगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 पार्सेक इक्वल टू आ जाएगा 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर, तो ये आपको याद कर लेना है, 3.6 लाइट ईयर। और अगर इन टर्म ऑफ मीटर के टर्म में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। क्लियर है, इसकी डेफिनेशन आपको, ये जो डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, इसको याद कर लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, विदाउट कोई भी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल यूनिट, जो आपकी स्मॉल यूनिट्स होती हैं, स्मॉलर यूनिट्स होती हैं। जैसे कि अगर आपको जो आपकी वेवलेंथ है उसको एक्सप्रेस करना है, या फिर कोई भी अगर आपका एटम है, मॉलिक्यूल है, उसका साइज एक्सप्रेस करना है, या कोई भी 2 मॉलिक्यूल या एटम के बीच की डिस्टेंस आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। या फिर आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है आपका, जो उसका ऑर्बिट है, उसकी रेडियस को आपको एक्सप्रेस करना है। मीन्स जो स्मॉलर आपके छोटे छोटे साइज हैं उनको आपको एक्सप्रेस करना है, तो किस में करते हैं, एंगस्ट्रॉन में करते हैं। किसमें, एंगस्ट्रॉन में करते हैं, एंगस्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। लेकिन थोड़े से और ज़्यादा छोटे करने हैं, यहाँ पर आ गया फर्मी। फर्मी क्या होता है, 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻15, पीछे आपको बताया था मैंने। तो इससे भी ज़्यादा छोटी अगर यूनिट को यूज़ करना है तो क्या करते हैं, फर्मी का यूज़ करते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये तो आपको पता होना चाहिए। एंगस्ट्रॉन, अगर एंगस्ट्रॉन की बात करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉन में क्या होते हैं, ये आपको याद कर लेना है। 1 एंगस्ट्रॉन में आपका क्या होता है, 10⁻10 मीटर। क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉन में क्या होता है, 10⁻10 मीटर। अगर इसको भी याद करना चाहो तो इसको भी याद कर सकते हैं। ये 1 नैनोमीटर में आपको पता है कितना होता है, 10⁻9 होता है,
मीटर। जब चेंज करेंगे तो 1 नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन दोनों में रिलेशन आ जाएगा। किस में रिलेशन आ जाएगा? नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन में। अब एक चीज़ देखिएगा, ये दोनों यूनिट आपको याद करनी है, ये वाली भी और ये वाली भी। अब देखिएगा, याद नहीं कर सकते तो इसको याद कर लीजिए, बाकी चेंज कर लेंगे आप। 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा कि जो एंगस्ट्रॉन है वो आउटडेटेड हो चुकी है, मतलब काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इसलिए लोग अब क्या यूज़ करते हैं? नैनोमीटर यूज़ करते हैं। ज़्यादातर आपको मिलेगा क्या, किस में मिलेगा? नैनोमीटर में मिलेगा। जो भी आपको दे रखी है वेवलेंथ के, आपको वेवलेंथ दे रखी है या इंटर एटॉमिक रेडियाई आपको दे रखी है, तो वो किस में मिलेगी? आपको नैनोमीटर में मिलेगी। किस में मिलेगी? आपको नैनोमीटर में मिलेगी। तो अगर बात करते हैं कि जैसे नैनोमीटर आपने देख लिया, नैनोमीटर की जो यहाँ पर दे रखा होगा, नैनोमीटर नहीं दे रखा है, आपको पता होना चाहिए 1 नैनोमीटर में क्या होता है? 10 एंगस्ट्रॉन होते हैं, और भी चेंज कर सकते हैं आप। क्लियर है? अब बात करते हैं, या नैनोमीटर अगर बात करते हैं मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁹ मीटर होता है। इस तरह से इसको याद भी कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए कि फर्मी की बात करते हैं। फर्मी तो आपने देख ही लिया था, 1 फर्मी इक्वल टू क्या होता है? 10⁻15 मीटर होता है। तो यहाँ पर इसकी टेबल भी बनी हुई है। देखिए कि ये सारी यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली एस्ट्रोनॉमी का यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक, यहाँ से आप इनको याद कर सकते हैं। और इनको भी याद कर सकते हैं कि फर्मी में 10⁻15 होता है, और एंगस्ट्रॉन में 10⁻10 होते हैं, और नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है, और माइक्रोन 10⁻6 और मिलीमीटर 10⁻3। इस तरह से आपके होते हैं। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? तो अब मास की यूनिट्स की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है? मास की केजी होती है। केजी होती है। अगर 1 लीटर का अगर मास किया जाए, मास ऑफ 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है? 1000 ml होता है। मास ऑफ 1 लीटर किसका? वाटर का, एट 4 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? वो किसके इक्वल होता है? 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर, अगर वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका मास अगर देखा जाए किसके इक्वल होगा? वो 1 किलोग्राम के इक्वल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन की बात करेंगे कि जैसे आपने पीछे भी देखा था, प्लेटिनम और इरेडियम की आपकी रॉड थी। ठीक है, जब आपने लेंथ मेजर किया था, मीटर को मेजर किया था। तो यहाँ पर क्या है, जब आप डिफाइन करेंगे, किसको डिफाइन करेंगे? मास को डिफाइन करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि 1 किलोग्राम, अगर 1 किलोग्राम को अगर आपको डिफाइन करना है, ये भी 89 में इसको डिफाइन किया गया था। एक सिलेंड्रिकल पीस को लिया गया, किसका था? प्लेटिनम और इरेडियम का था, एलॉय। और उसी को क्या बोला गया? उसी मास को, उतने ही मास को क्या बोला गया? 1 किलोग्राम बोला गया, जो कि कहाँ पर रखा हुआ है? सेवर्स पेरिस के पास इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स एट सेवर्स नियर पेरिस, वहाँ पर इसको रखा गया है। वो क्या है? सिलेंड्रिकल पीस है, किसका बना हुआ है? जो कि प्लेटिनम और इरेडियम का बना हुआ है, जिसको रखा गया है कहाँ पर? पेरिस के पास सेवर में रखा गया है। ठीक है, उसी को बोला गया 1 किलोग्राम। उसको क्या बोला गया? 1 किलोग्राम बोला गया। नाउ अब इसके बाद अगर करंटली अभी बात करें, लेटेस्ट जो इसका जो डेफिनेशन आई थी, कब आई थी? 20 मई 2019 में इसकी डेफिनेशन आई थी। वो क्या आई थी? इन टर्म ऑफ फ्लैंक कांस्टेंट, फ्लैंक कांस्टेंट के टर्म में आई थी। तो अगर आप इसको याद करना चाहें तो कर लीजिएगा, वैसे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा फ्लैंक कांस्टेंट के टर्म में। ये तो एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए उन्होंने दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद बात करेंगे सब यूनिट्स की। किलोग्राम की जो यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सब यूनिट की अगर बात करते हैं, किसके लिए होते हैं इनका यूज? स्मॉल मेजरमेंट के लिए। ठीक है, मीन्स स्मॉल जो आपके मासेस हैं उनका मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि बात करते हैं ग्राम या फिर मिलीग्राम। क्लियर है? आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर इसको रिवर्स करना चाहो तो रिवर्स भी कर सकते, ग्राम में निकाल सकते हैं आप। क्लियर है? अब मिलीग्राम की बात करते हैं। 1 मिलीग्राम में कितना होता है? 10⁻6 ग्राम। क्लियर है? 1 मिलीग्राम में क्या होगा? 10⁻6 ग्राम होगा। जो मैंने आपको प्रीफिक्स पीछे बताए थे, अगर आपने उनको याद कर लिया तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान लगेंगी। क्लियर है? अब बात करते हैं मल्टीपल यूनिट्स ऑफ किलोग्राम की बात करते हैं। इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इनका यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर आपको डेली लाइफ में, जैसे बिगर कॉमन यूनिट ऑफ मास, अगर आपको जैसे बिगर यूनिट्स को अगर मेजर करना है, जैसे कि क्विंटल या फिर मैट्रिक टन। 1 क्विंटल में कितना होता है? 1 किलोग्राम, सॉरी 1 क्विंटल में कितना होता है? 100 kg होता है। अगर टन की बात करते हैं, 1 टन में कितना होता है? 1000 kg होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखना है, ये किसकी है? मल्टीपल यूनिट्स ऑफ किलोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नॉन मैट्रिक यूनिट्स ऑफ मास। नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ मास,
जैसे कि अगर आपको मेजरमेंट करना है, किसका मेजर करना है, मास ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल सच एज, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो इनको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म ऑफ किसमें, AMU। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन भी लिखी है, AMU की क्या डेफिनेशन होती है, AMU, या फिर यू से इसको नोट करते हैं क्या होता है, 1/12 मास ऑफ द 1 कार्बन 12 एटम, ये इसकी डेफिनेशन होती है। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इसको, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए। अगर बात करते हैं मास ऑफ द 6.02 10 × 10⁻23 एटम्स ऑफ मास 12 इज 12 kg। मगर अगर मास की बात करते हैं, आपके पास कितने एटम हैं, 6.02 × 10⁻23 एटम्स हैं, किसके, कार्बन 12 एटम की, कार्बन 12 की, तो उसका मास कितना होगा, 12 kg होगा। तो इसी तरह अगर AMU आपको डिफाइन करना है तो इस तरह से डेरिवेशन दे रखा, 1/12 ये आ गया, और 12 आपके कार्बन, और यहाँ पर ये नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे 1 AMU इक्वल टू कितना निकलेगा, 1.66 × 10⁻27 kg। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, चलते हैं सोलर मास। क्या होता है सोलर मास, जैसे कि अगर आपको मेजरमेंट करना है, किसका करना है, लार्ज हेवनली आपकी बॉडीज दे रखी हैं, उनका मास आपको मेजर करना है। ठीक है, तो किसके टर्म में करते हैं, सोलर मास के टर्म में करते हैं। 1 सोलर मास की अगर बात करेंगे, 1 सोलर मास किसके इक्वल होता है, मास ऑफ द सन, जो सन का मास है उसके इक्वल होता है 1 सोलर मास। सोलर से आप समझ सकते हैं सोलर जो सन है आपका। ठीक है, तो 1 सोलर मास इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ द सन। तो 1 सोलर मास अगर आप kg के टर्म में निकालना चाहें तो कितना होगा, 2 × 10⁻30 kg। क्लियर है, ये तो हो गया इसके बारे में, मास के बारे में। अब कुछ चीज़ें समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर टेबल दे रखी है, आप सिर्फ टेबल याद कर लीजिए, तब भी आपसे कुछ बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे ग्राम दे रखा है, मिलीग्राम दे रखा है, और AMU दे रखा है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं कि 1 सोलर मास इक्वल टू कितना होता है, क्विंटल कितना होता है, एंड मेट्रिक टन क्या होता है। ये बेसिक चीज़ें आपको पता, ये तो सारी चीज़ें आपको पता होगी। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मास, सॉरी यूनिट ऑफ टाइम। अब टाइम की यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो टाइम की यूनिट के बारे में बात करते हैं कि आपको तो पता ये भी बिल्कुल होना चाहिए कि ऐसा यूनिट क्या होती है टाइम की, सेकंड होती है। ठीक है, मिनट, आवर, ईयर कुछ नहीं होती है, क्या होती है, सेकंड होती है। बेसिक सी चीज़ है, ये तो हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। 1 सेकंड, हाउ टू डिफाइन 1 सेकंड, कैसे डिफाइन करेंगे 1 सेकंड। तो 1 सेकंड इज डिफाइंड एज 1/86/400 पार्ट ऑफ मीन सोलर डे। तो मीन सोलर डे, 1 मीन सोलर डे आपको निकालना है, उसमें किसका मल्टीप्लाई करना, 1/86400, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 सेकंड यहाँ से डिफाइन हो जाएगा। तो 1 सेकंड की जो डेफिनेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या आ गया, 1 मीन सोलर डे आ गया। 1 मीन सोलर डे क्या है, कि 1 मीन सोलर डे क्या है, यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, 1 मीन सोलर डे इज द टाइम टेकन बाई अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन ऑन इट्स ऑन एक्सेस। मतलब जो अर्थ है अपने एक्सेस पे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है, उसी को बोला गया 1 सोलर डे, उसको क्या बोला गया, 1 सोलर डे। क्लियर है। अब कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पर दे रखी हैं, जैसे कि ये पॉइंट्स कोई ज़रूरी नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर पार्ट्स दे रखे हैं, इतना नंबर दे रखा है, ये कोई ज़रूरी नहीं, आपको याद नहीं करना है। जैसे कि एक डेफिनेशन और दे रखी है यहाँ पर, सेकंड को डिफाइन किया गया इन टर्म ऑफ वेरिएशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है और आता भी नहीं है। आपको अगर पढ़ना है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी डिजिट देखिए, आप याद कर सकते हैं यहाँ पर 91926317, ये कोई ज़रूरी नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आती भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, स्मॉलर यूनिट ऑफ टाइम। तो स्मॉलर यूनिट ऑफ टाइम कौन कौन सी हैं, जो जैसे कि आपको मान लो छोटा सा टाइम अगर मेजर करना है, आपको स्मॉलर यूनिट ऑफ टाइम मेजर करना है, तो कैसे करेंगे, उसमें दे रखा है मिली सेकेंड, या फिर आपका दे रखा है माइक्रो सेकेंड, सेक दे रखा है, और आपका क्या दे रखा है, नैनो सेकंड दे रखा है। तो नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो पीछे भी आपने देखा 10⁻⁹ होता है, तो नैनो सेकंड में क्या हो जाएगा, 1 नैनो सेकंड इक्वल टू 10⁻⁹ सेकंड हो जाएगा। और माइक्रो में कितना होता है, 10⁻6 होता है। मिली में क्या होता है, 10⁻3 होता है। सेक में क्या होता है, सेक ये थोड़ा सा नया है, इसको याद कर लीजिए, सेक में क्या होता है, 10⁻8 सेकेंड्स। क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ बिगर यूनिट्स ऑफ टाइम, जो बड़ी यूनिट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, बिगर यूनिट का मतलब क्या है कि जैसे आपको बड़ा टाइम जो मेजरमेंट है बड़ा करना है थोड़ा सा,
तो कैसे करेंगे, जैसे मिनट हो गया, आवर हो गया, डेज हो गए, लूनर मंथ हो गया, एंड आपके मंथ्स हैं, ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया, डिकेड हो गया, सेंचुरी। तो ये सारे क्या हैं आपके बिगर यूनिट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो एक एक करके इनको समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, अगर मिनट की बात करते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बेसिक चीज़ आपको पता बिल्कुल होगी। आवर की बात करते हैं तो सेकंड में आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे आराम से इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, फिर इसके बाद सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर डे की बात करते हैं तो 1 डे में 24 आवर होते हैं, इसके बाद सेकंड में इसको आप चेंज कर लेंगे। क्लियर। अब मेन पॉइंट्स किस पे, लूनर मंथ पे चलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं अच्छे से। देखिएगा लूनर मंथ, ठीक है, तो लूनर मंथ की अगर बात करते हैं, सबसे पहले समझेंगे कि वेस्टर्न जो कैलेंडर है या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वो आपका बेस्ड है किस पर बेस्ड है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मतलब जो अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, इसके ऊपर बेस्ड है, जिसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल बोला गया, या तो बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में आपको यही कैलेंडर मिलेगा, जिसको बोला जाएगा वेस्टर्न या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगर बात करते हैं हिंदू, जैसे जो हिंदू कल्चर की बात करते हैं, इनके जो कैलेंडर हैं, जैसे विक्रम हो गया या साख हो गया, या फिर मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम में हिजरी हो गया, ये जो कैलेंडर है किसके ऊपर बेस्ड है, कि जो अर्थ से जब मून को देखते हैं उसके मून के फेस के ऊपर डिपेंड करता है, या बोल सकते हैं मून के रिवॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थ से जो आपकी मून दिख रही है उसके ऊपर बेस्ड है कौन से जो कैलेंडर है, आपके मुस्लिम एंड हिंदू वाले कैलेंडर। ठीक है, लेकिन इनमें जो मंथ होता है, अगर 1 मंथ की बात करते हैं तो 1 मंथ कितने का होता है, 29.5 डेज का। क्लियर है। अगर 12 मंथ की बात करें तो इसको मैं साफ कर दूं थोड़ा सा, हाँ देखिएगा, अगर 12 मतलब 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर में क्या 12 मंथ होते हैं। जो लूनर आपके मंथ है उसमें डेज कितने होते हैं, 354.37। मतलब अगर एक्चुअल कैलेंडर की बात करते हैं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर्स है उससे अगर कंपेयर करते हैं तो 10 दिन शॉर्ट पड़ जाता है, कम होता है वो। ठीक है, 10 दिन उसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये लूनर मंथ के बारे में है। क्लियर। अगर नॉर्मली मंथ के बारे में बात करते हैं, जो कि वेस्टर्न या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें जनवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये इसमें सारे कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। एंड अप्रैल या फिर जून या फिर सितंबर, नवंबर की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि 30 डेज होते हैं। क्लियर। अगर फरवरी की बात करते हैं 28 या फिर 29 होते हैं, डिपेंड करता है लीप ईयर पर डिपेंड करता है। क्लियर। 12 मंथ में कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं अप्रॉक्स, इतना हम लोग मान के चलते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि अगर आपने देखा है, ये देखिएगा, जैसे अगर 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर किस पर डिपेंड करता है, अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करते हैं तो किस पर डिपेंड कर रहा है, अर्थ रिवॉल्यूशन पर, जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, उस पर डिपेंड करता है। तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करते हैं 365, लेकिन अगर इतना मान के चलते हैं कितना होता है 365.256, और थोड़ा सा और अगर इसकी वैल्यू देखना चाहें, यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखिए 365.2422 डेज, लगभग इतना। अब यहीं से आपका किसका जो ऑरिजिनेशन होता है, लीप ईयर का ऑरिजिनेशन होता है। लीप ईयर क्या होता है कि फरवरी में आपका क्या हो जाता है, 29 का डेज हो जाता है। मीन्स जो आपका लीप ईयर होगा उसमें जो डेज होंगे कितने होंगे, 366 डेज हो जाते हैं। वो किस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो आपकी अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसमें जो आपके डेज होते हैं, तो इतने मान के चलते हैं, अप्रॉक्स इतना मान के चलते हैं, 365.2422, इतना हम लोग मान के चलते हैं, और आगे की वैल्यूज अभी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना डेज आ रहा है, देखिए जो पॉइंट की बात का जो नंबर है 0.2422 डेज आ रहे हैं। तो जब मॉडिफाई किया गया, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को मॉडिफाई किया गया है, वो कैसे आता है, देखिए समझिएगा। जो एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है, जो मतलब एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है, वो क्या होता है, ऐड होते होते 4 ईयर के बाद, मतलब 4 साल के बाद, वो क्या होता है कि एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है जो 4 दिन आपके बढ़ रहे हैं उसी उस टाइम पर, मतलब कोई भी अगर आपका ईयर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है, जो क्या हो रहा है कि 4 से डिवाइड हो रहा है, जैसे 4 से आपने डिवाइड किया तो 4 से डिविजिबल हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, आपका लीप ईयर हो जाता है। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से तो एग्जैक्ट नहीं पता अभी भी किसी को, लेकिन जो है अभी तक जो माना जाता है, यहाँ इसके आगे किसी को नहीं पता है। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो एक दिन एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, फरवरी में ऐड हो जाता है, 29 का डेज का फरवरी हो जाता है, और आपका लीप ईयर वो माना जाता है। लेकिन अब एक चीज़ है कि कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें। क्या है कि अगर 4 से कोई सेंचुरी अगर ईयर है 4 से डिवाइड हो रहा है, तभी भी वो लीप ईयर नहीं होगा। उससे किससे डिवाइड होना चाहिए, उससे 400 से डिवाइड होना चाहिए, तब जाके वो लीप ईयर होगा आपका। क्लियर है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं डिकेड की। 1 डिकेड में क्या होता है, 10 ईयर होते हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। सेंचुरी में आपके 100 होते हैं, एंड अगर मिलेनियम की बात करते हैं तो कितना होता है आपका 1000 ईयर्स होते हैं।
अब कुछ चीज़ें और देखिएगा, अगर सेकंड्स देखिए यहाँ पर कुछ सेकंड्स वगैरह भी निकाले गए हैं तो आप भी निकाल सकते हैं, एक बार ट्राई करिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने पीछे देखा था 1 ईयर में आपने सेकंड निकाली थी, तो उस तरह से आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए तो यहाँ से आपके सेकंड्स भी निकल के आ जाएंगे। यहाँ पर टेबल दे रखी है, अगर आप याद करना चाहें तो इसकी हेल्प से डायरेक्ट याद कर सकते हैं इनको। अब ड्राइव्ड यूनिट की बात करते हैं। कुछ जो ड्राइव्ड यूनिट है जो कि फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से इनको ड्राइव किया गया, ठीक है। ये दे रखी जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पीड है और आपकी एक्सीलरेशन है। तो खैर इनका आप अपने आप से ड्राइव करके देखिए, अगर नहीं होती कोई तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको ड्राइव करके इनको दे दूंगा। वैसे कोई अभी रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन आगे आपको ज़रूर इनकी हेल्प से न्यूमेरिकल्स करने होंगे, काफ़ी इनसे हेल्प मिलेगी जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये तो है ड्राइव्ड यूनिट हो गई। यहाँ तक आपका जो चैप्टर्स था ये आपका फिनिश हो चुका है। अब कुछ पार्ट्स और बचे हैं, मैं बहुत जल्दी इनको अपलोड करूँगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।